जय श्री श्याम दोस्तों। इससे के पहले वाले लेक्चर में अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। आज अपन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसे अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहेंगे, जिसको अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहेंगे, श्वसन तंत्र। हिंदी में अगर अपन बात करें तो इसको अपन श्वसन तंत्र कहेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हिंदी में अगर अपन बात करें तो क्या कहेंगे, श्वसन तंत्र। सांस लेने की जो अपनी प्रक्रिया है उसको अपन क्या कहते हैं, श्वसन। सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। तो आज अपन बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र की। इसमें सबसे पहले अपन अगर बात करें कि श्वसन क्या होता है, तो ऑक्सीजन को जब अपन ग्रहण करते हैं वायुमंडल में, ऑक्सीजन को जब अपन ग्रहण करते हैं तो अपने शरीर के अंदर ग्लूकोज होता है C6H12O6। इसका फॉर्मूला है, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला, ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला। जब अपन ऑक्सीजन को वायुमंडल से ग्रहण करते हैं तो वो किसके कांटेक्ट में आता है, ग्लूकोज के। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, ग्लूकोज जब ऑक्सीजन जब ग्लूकोज से मिलता है तो ये 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O, 6 कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्लस 6H2O तथा 686 किलो कैलोरी ऊष्मा का निर्वहन करते हैं। किसका, ऊष्मा का, मतलब ये हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। कैसे कि सबसे पहले अपन ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं वायुमंडल से। ऑक्सीजन किसके कांटेक्ट में जाता है, ग्लूकोज के। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। इन दोनों के रिएक्शन से क्या होता है कि बाहर क्या निकलेगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O और 686 किलो कैलोरी ऊष्मा। तो इस पूरी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, श्वसन। इस पूरी प्रक्रिया को अपन को आज समझना है कि इसमें कौन कौन से अंग काम करते हैं, कहाँ पर कैसे कार्य होता है, नाक कैसे काम करती है, फेफड़े किस प्रकार से काम करते हैं इस तंत्र में, कोशिका सेल कैसे काम करती है। तो आज अपन बात करने वाले हैं श्वसन तंत्र की। श्वसन तंत्र क्या होगा कि जब अपन ऑक्सीजन को वायुमंडल एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं तो वो ग्लूकोज के कांटेक्ट में आता है। ग्लूकोज को ये तोड़ता है किस फॉर्म में, कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O और 686 किलो कैलोरी ऊष्मा। इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, श्वसन, रेस्पिरेशन, या फिर इंग्लिश में बात सिस्टम की अगर अपन बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन को अपन ने एटमॉस्फेयर से ग्रहण किया, ग्लूकोज को इसने तोड़ा, किस फॉर्म में तोड़ा कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O और प्लस 686 किलो कैलोरी ऊष्मा। तो यहाँ अपन ने देख लिया कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, तो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है, किस में तोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और 686 किलो कैलोरी ऊष्मा में। तो इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। मतलब अगर हिंदी में अगर अपन बात करें तो इसको अपन क्या कहेंगे, श्वसन कहेंगे। इसी चीज को आज अपन इस चैप्टर में, इस वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट करेंगे कि श्वसन है क्या। अब श्वसन में जब ऊष्मा का प्रोड्यूस होता है, ऊष्मा निकलती है, इसीलिए मृत व्यक्ति में, इसीलिए मृत व्यक्ति का जो शरीर होता है, इसलिए मृत व्यक्ति का जो शरीर होता है वो कैसा होता है, ठंडा होता है। ठंडा क्यों होता है, क्योंकि उसमें ऊष्मा नहीं होगी। ऊष्मा क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब व्यक्ति मर जाता है तो वह वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करता है। अब ऑक्सीजन ग्रहण नहीं करेगा तो ग्लूकोज नहीं टूटेगा, ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो ना तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ना H2O निकलेगा और ना मेन क्या, ऊष्मा निकलेगी। अगर ऊष्मा नहीं निकलेगी तो फिर जो शरीर है व्यक्ति का, मृत व्यक्ति का, वो अपन को कैसा आभास होता है कि वो ठंडा है। तो ठंडा क्यों है, क्योंकि उसमें श्वसन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो चुकी है। अपन बात कर रहे हैं श्वसन तंत्र की। का ऑक्सीजन को अपन ग्रहण करेंगे, किसको तोड़ेगा, ग्लूकोज को, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में और 686 किलो कैलोरी ऊष्मा में। मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा क्यों पड़ जाता है, इसलिए पड़ जाता है क्योंकि उसमें श्वसन की जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है वो बंद हो जाती है। उसके बंद होने से उसमें से ऊष्मा का प्रोड्यूस नहीं होती है, मतलब उसमें से ऊष्मा का उत्सर्जन या फिर बाहर नहीं निकलेगी, जिससे जो मानव का जो शरीर है वो कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो अब अपन बात करते हैं आगे श्वसन में कि किस प्रकार से इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अपन ने अभी नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन देखा है कि श्वसन तंत्र क्या होता है। तो ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के कांटेक्ट में आता है
तो ग्लूकोज को तोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और 686 किलो कैलोरी ऊष्मा में। अब अपन बात करते हैं इससे आगे की कि रेस्पिरेशन में और क्या क्या होता है। तो रेस्पिरेशन में सबसे पहली चीज आती है ब्रीथिंग। सबसे पहली चीज क्या आती है? ब्रीथिंग। जो अपन सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ब्रीथिंग। सांस को लेना और सांस को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? ब्रीथिंग। यह दो प्रकार का होता है। ब्रीथिंग कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का होता है। पहला होता है निःश्वासन, पहला होता है निःश्वासन और सेकंड होता है निःश्वासन। निःश्वासन, सेकंड क्या होता है? निःश्वासन। ब्रीथिंग क्या है कि सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। दो प्रकार का होता है, निःश्वासन, निःश्वासन और निःश्वासन। इंग्लिश में अगर बात करें तो इनहेलेशन, इनहेलेशन और निःश्वासन को कहेंगे एक्सहेलेशन। निःश्वासन को कहेंगे एक्सहेलेशन। ब्रीथिंग टू टाइप्स की होती है, कौन कौन सी? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। हिंदी में अगर बात करें तो निःश्वासन और निःश्वासन। निःश्वासन की बात करें तो जो अपन गैस अंदर ग्रहण करते हैं, गैस जब कहाँ शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? निःश्वासन मतलब इनहेलेशन, यानी कि गैस कहाँ गई है? अंदर। और बाहर जब अपन छोड़ते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? निःश्वासन मतलब एक्सहेलेशन। क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? ब्रीथिंग। सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? ब्रीथिंग। तो सांस जब अपन अंदर लेंगे तो कौन सी प्रोसेस होगी? इनहेलेशन की। और जब अपन सांस को बाहर छोड़ेंगे तो कौन सी प्रोसेस होगी? एक्सहेलेशन की। निःश्वासन में गैस को अंदर लेते हैं, निःश्वासन में गैस को बाहर छोड़ते हैं। अब इनके कुछ रेशियो याद रखने हैं कि इसमें गैस का रेशियो क्या होता है और इसमें गैस का रेशियो क्या होता है। तो अपन निःश्वासन की बात करें, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की और नाइट्रोजन की, तीन मुख्य गैसें हैं जो अपन वायुमंडल से लेते हैं और वापस वायुमंडल में ही छोड़ देते हैं। तो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ये 21%, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03%, नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो 78%। किसमें? निःश्वासन, इनहेलेशन में। जब अपन वायुमंडल एटमॉस्फेयर से गैस अंदर ग्रहण करते हैं तो उसमें रेशियो क्या होता है? ऑक्सीजन का 21%, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%, नाइट्रोजन का 78%। किसमें? इनहेलेशन में। अब जब अपन गैस को बाहर छोड़ते हैं तो इस अनुपात, इस रेशियो में कुछ चेंजेस आता है। क्या आता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ये रह जाता है 17%, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो ये हो जाता है 4% और नाइट्रोजन में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आता है। ब्रीथिंग अपन देख रहे हैं। ब्रीथिंग होता क्या है? सांस को अंदर लेना और बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। ब्रीथिंग दो प्रकार से होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, निःश्वासन और निःश्वासन। निःश्वासन क्या होगा? जब हम गैस को अंदर ग्रहण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निःश्वासन। ग्रहण करते समय ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नाइट्रोजन 78%। निःश्वासन में छोड़ते समय ऑक्सीजन 17%, कार्बन डाइऑक्साइड 4% और नाइट्रोजन 78%। तो ये दोनों रेशियो अपन को याद रखने हैं, एक्सहेलेशन का भी और इनहेलेशन का भी। नाइट्रोजन में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है। ऑक्सीजन जब लेते हैं तो 21% लेते हैं और बाहर जब छोड़ते हैं तो 17% छोड़ते हैं। तो जो 4% है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर इसमें ऐड हो जाता है। तो ब्रीथिंग अपन समझ चुके हैं क्या है? सांस का अंदर लेना और छोड़ना क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। दो टाइप्स का होता है, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब गैस को अंदर लेना, एक्सहेलेशन मतलब गैस को बाहर छोड़ना। तो अंदर और बाहर लेते समय गैस तो यही है जो बराबर रहेंगी, पर इनके जो रेशियो है वो अनुपात जो है वो चेंज हो जाएंगे। 21 से 17 हो जाएगा, 0.03% से 4% हो जाएगा और नाइट्रोजन में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है। तो अपन ने ब्रीथिंग देख लिया है कि ब्रीथिंग क्या होता है। इसके बाद अपन ने देख लिया है रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन कि ऑक्सीजन को अपन ग्रहण करते हैं, ग्लूकोज को वो तोड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, पानी निकलता है और क्या निकलता है? तो 686 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। अब अपन बात करते हैं आगे कि जो श्वसन तंत्र है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसका मार्ग क्या है, मतलब ये किस रोड से शरीर में प्रवेश करता है और कहाँ तक जाता है। तो सबसे पहले
मानव शरीर में अगर अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम के मार्ग की बात करें, उसके वे की, कि कहाँ से जाएगी गैस और कहाँ मिलेगी और वापस कहाँ से आती है, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ये होगा नासिका छिद्र। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? नासिका छिद्र। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? नासिका कपाट। सेकंड क्या होगा? नासिका कपाट। थर्ड की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? ग्रसनी होगा। फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो स्वतंत्र होगा, स्वरतंत्र होगा। फिफ्थ की अगर मैं बात करूं, 2, 3, 4, फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो ये होगा श्वास नली, जिसको अपन ट्रेकिया कहते हैं। सिक्स्थ की अगर मैं बात करूं तो ये होगा ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। सेवेंथ की अगर मैं बात करूं तो ये होगा ब्रोंकियोलेस, ब्रोंकियोलेस। एट्थ की अगर मैं बात करूं तो ये होगा वायु कोष्टक, वायु कोष्टक, जिसको एल्वेली कहते हैं इंग्लिश में। नाइन्थ की अगर मैं बात करूं तो ये होगा लास्ट में ब्लड। और इसके बाद 10th की अगर मैं बात करूं तो ये होगा सेल। इन पूरी चीज़ों से होते हुए सारी गैसेस कहाँ जाती हैं? लास्ट में सेल में, और सेल से ही वापस कहाँ आती हैं? तो नासिका छिद्र में। ये 10 मार्ग हैं। सबसे पहले नासिका छिद्र पढ़ेंगे, फिर नासिका कपाट पढ़ेंगे, फिर ग्रसनी जिसको फेरेंक्स कहते हैं इंग्लिश में, स्वरतंत्र जिसको लैरिंक्स कहते हैं, श्वास नली इसको इंग्लिश में ट्रेकिया कहते हैं, ब्रोंकाई को ब्रोंकाई कहते हैं, ब्रोंक्योलेस को ब्रोंक्योलेस कहते हैं, वायु कोष्ठक को एल्वेली कहते हैं, ब्लड को रक्त कहते हैं और सेल को कोशिका कहते हैं। तो ब्रीथिंग में अपन ने जो देखा है कि सांस को अंदर लेना और छोड़ना, तो अंदर लेते समय जो हम सांस लेते हैं इन सभी से होते हुए कहाँ जाती है? सेल में जाती है, और वापस सेल से होते हुए कहाँ पर आती है? तो नासिका छिद्र में आती है। तो ये 10 स्टेप हैं सांस को लेने की और बाहर छोड़ने की। अपन को नॉर्मल लगता है कि एक बार में अपन ने सांस ली, परंतु वो इन सभी मार्गों से होते हुए हमारी सेल में पहुंचती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नासिका छिद्र की, कि नासिका छिद्र का काम श्वास श्वसन तंत्र में क्या है। तो नासिका छिद्र क्या होते हैं? जो हमारी नाक है, इसमें जो 2 छिद्र हैं, कितने? 2 जो छिद्र हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? नासिका छिद्र, जो हमको सामने दिखाई दे रहा है। तो नासिका छिद्र की संख्या कितनी है? 2 है। अब इनमें क्या होते हैं? छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोम जिनको अपन बाल कहते हैं, वो नासिका छिद्र में पाए जाते हैं। इनका काम क्या है? धूल कण को रोकना, धूल के कणों को रोकना, धूल के कणों को रोकना किसका काम है? तो वो है नासिका छिद्र का। जैसे ही अपन गैस वायुमंडल से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, तो उनमें जो भी धूल के कण होंगे उनको नासिका छिद्र के जो रोम, बारीक बारीक से जो बाल अपनी नाक के अंदर पाए जाते हैं, वो धूल कण को रोकने का काम करते हैं। तो नासिका छिद्र का अपन याद रखना है। संख्या कितनी है? 2 है। नासिका छिद्र की एक ही है। इसमें बारीक बारीक रोम मतलब बाल पाए जाते हैं जो धूल के कणों को रोकने का काम करते हैं। तो नासिका छिद्र का सिर्फ इतना काम याद रखना है कि धूल को कणों को रोकने का काम कौन करता है? तो रोम। और रोम कहाँ पाए जाते हैं? तो नासिका छिद्र में। संख्या कितनी है नासिका छिद्र की? तो 2 है। सेकेंड अगर अपन बात करें तो सेकेंड आएगा नासिका कपाट। सेकेंड क्या आएगा? नासिका कपाट। नासिका कपाट, नासिका छिद्र के ऊपर ही क्या पाया जाता है? नासिका कपाट। नासिका कपाट में एक चिपचिपा पदार्थ होता है। नासिका कपाट में एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। ये याद रखना, क्वेश्चन आता है कि नासिका कपाट में चिपचिपे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। म्यूकस के पास में ही ओल्फैक्टरी लोब होता है। म्यूकस के पास में ही क्या होता है? ओल्फैक्टरी लोब होता है। यह हमें सुगंध का एहसास कराता है, यह हमें सुगंध का एहसास कराता है। जो स्मेल होती है, यह हमें स्मेल का एहसास कराता है। कौन कराता है? ओल्फैक्टरी लोब। कहाँ पाया जाएगा? तो नासिका कपाट में, ना कि नासिका छिद्र में। नासिका कपाट में क्या याद रखना है? इसमें एक तरल पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ, जिसको क्या कहते हैं? म्यूकस कहते हैं। ओल्फैक्टरी लोब जो कि हमें स्मेल, जितनी भी अच्छी बुरी जो स्मेल है, सुगंध है, उनका एहसास कौन कराता है?
तो ऑल फैक्ट्री लोब कराता है। कहाँ पर होता है? तो म्यूकस के बगल में होता है। और कहाँ होता है? तो नासिका कपाट में होता है। तो नासिका कपाट की दो चीज़ें याद रखनी है, इसमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे म्यूकस कहा जाता है। ऑल फैक्ट्री लोब कहाँ होता है? तो नासिका कपाट में। इसका काम क्या है कि जितनी भी सुगंधित चीज़ें हैं या बदबू वाली चीज़ें हैं उनकी पहचान कौन कराता है? तो ऑल फैक्ट्री लोब। कहाँ होता है? तो नासिका कपाट में। तो नासिका छिद्र अपन देख चुके हैं, नासिका कपाट अपन देख चुके हैं। अब थर्ड अपन बात करते हैं ग्रसनी की। थर्ड अपन किसकी बात करेंगे? ग्रसनी की। ग्रसनी, जिसको इंग्लिश में फेरिंग्स कहते हैं। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स कहते हैं किसको? ग्रसनी को। ग्रसनी का काम क्या है? जब अपन पाचन तंत्र पढ़ रहे थे वहां पर होती है ग्रास नली। इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। वहां पर क्या होती है? ग्रास नली। और यहाँ पर ये क्या है? ग्रसनी। तो ग्रसनी में भोजन तथा वायु, ग्रसनी में भोजन तथा वायु दोनों जाती हैं। क्यों? क्योंकि ग्रसनी इसी में जाकर घुलती है, मतलब इसी में जाकर मिल जाती है। ग्रास नली में जाकर कौन मिल जाती है? ग्रसनी। फेरिंग्स कहाँ पर जाकर मिलता है? ग्रास नली में। और ग्रास नली में भोजन तथा वायु दोनों का प्रवेश होता है। ओसियोफेगस जब अपन ने पढ़ा था ग्रास नली, उसमें अपन ने भोजन को देखा था कि क्रमानुकुंचन विधि से भोजन ग्रास नली से होते हुए आमाशय मतलब पेट में जाता है। ग्रास नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। तो नासिका छिद्र, नासिका कपाट के बाद कहाँ पर वायु जाती है? ग्रसनी में। ग्रसनी किस में मिल जाता है? तो ग्रास नली में। और ग्रास नली में वायु तथा भोजन, वायु तथा भोजन दोनों ही एक साथ जाते हैं। ग्रसनी जब ग्रास नली में किसके माध्यम से मिलता है? तो उसे कहते हैं गैलेट। GALATE, गैलेट कहते हैं। किसे कहते हैं? गैलेट। इसी को हिंदी में अगर अपन बात करें तो निगल द्वार। निगल द्वार हिंदी में क्या कहेंगे? निगल द्वार कहेंगे। इंग्लिश में अगर अपन बात करें तो गैलेट कहेंगे। तो ग्रास नली मतलब फेरिंग्स, ओसियोफेगस ग्रास नली से किसके तो माध्यम से मिलता है? तो गैलेट के माध्यम से। तो ग्रास नली में क्या होता है कि भोजन तथा वायु दोनों एक साथ होते हैं। ये याद रखना है कि ग्रास नली में भोजन तथा वायु दोनों एक साथ होते हैं। ग्रास नली में ग्रसनी कैसे मिलती है? तो गैलेट के माध्यम से, मतलब निगल द्वार के माध्यम से मिलती है। निगल द्वार के माध्यम से मिलती है। तो तीन अपन ने देख लिए हैं, नासिका छिद्र, नासिका कपाट और ग्रसनी। ग्रसनी को इंग्लिश में फेरिंग्स कहते हैं। भोजन तथा वायु दोनों में एक साथ जाता है। गैलेट के माध्यम से ये किससे? ग्रास नली से जुड़ जाती है। अब फोर्थ अपन बात करते हैं लैरिंक्स की, जिसे स्वतंत्र कहते हैं, स्वर तंत्र कहते हैं। फोर्थ अगर अपन बात करें, रास्ते में और क्या आएगा? तो फोर्थ नंबर की अगर अपन बात करें तो उसे कहते हैं लैरिंक्स, जिसको हिंदी में अगर मैं बात करूं तो उसे अपन कहेंगे स्वर तंत्र। इंग्लिश में अगर अपन बात करें तो उसको कहेंगे लैरिंक्स। फेरिंग्स कहेंगे ग्रसनी को और स्वर तंत्र को क्या कहेंगे? लैरिंक्स। लैरिंक्स का काम क्या है कि ये जो मैं आवाज आ रही है, आवाज, लैरिंक्स का काम क्या है? आवाज को निकालना। मतलब इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है कि वॉइस बॉक्स किसे कहा जाता है? तो लैरिंक्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लैरिंक्स को कहा जाता है। लैरिंक्स में ही इपीग्लूटिस पाया जाता है। इपीग्लूटिस, इपीग्लूटिस क्या है? तो एक प्रकार का ढक्कन है, कैप है एक प्रकार का। इपीग्लूटिस कहाँ पाया जाएगा? लैरिंक्स में। इपीग्लूटिस लैरिंक्स में क्यों पाया जाता है? क्योंकि इससे पहले अपन ने देखा ग्रसनी, ग्रसनी में भोजन और वायु दोनों एक साथ प्रवेश करते हैं। जब अपन भोजन को ग्रहण करते हैं तो इपीग्लूटिस बंद हो जाता है। जब अपन भोजन को ग्रहण करते हैं तो इपीग्लूटिस बंद हो जाता है। बंद होने का कारण ये है क्योंकि अगर ये बंद नहीं होगा तो अपना ये इपीग्लूटिस अगर बंद नहीं होगा तो लैरिंक्स में के माध्यम से जो भोजन है वो कहाँ? फेफड़ों में प्रवेश कर जाएगा। और फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद अपने फेफड़ों में बहुत तेज जलन मचती है। कभी कभी आपने देखा होगा जब अपन भोजन बहुत तेजी से करते हैं तो अपन को ठसका लग जाता है। ठसका लगने का कारण ये है कि जो लैरिंक्स में इपीग्लूटिस पाया जाता है, स्वर तंत्र में एक गैप, एक ढक्कन पाया जाता है जिसे इपीग्लूटिस कहते हैं। ये ओपन रहता है। ये अगर ओपन रहता है तो ही अपन को हिचकी आती है और फिर अपन पानी पी लेते हैं तो ढक्कन लग जाता है। ठीक उसी प्रकार खाना खाते समय इपीग्लूटिस बंद हो जाता है
और ओसियोफेगस से खाना कहाँ चला जाता है, आमाशय में, ना कि फेफड़ों में प्रवेश करता है। परंतु जब भी इपिग्लूटिस खुला रहता है तो फिर ये हिचकियाँ आने लग जाती हैं, या फिर आपने देखा होगा कभी कभी भोजन अपने फेफड़ों में जलन भी होने लग जाती है, और फिर कभी नाक में भी जलन हो जाती है। तो उसका कारण यही है कि इपिग्लूटिस जो है वो खुला रह गया। तो फिर उस स्थिति में पानी पी लेना चाहिए ताकि ये बंद हो जाए और अपना जो खाना है वो निरंतर जारी रहे। तो इपिग्लूटिस कहाँ पर होता है, तो स्वतंत्र लैरिंग्स में होता है। इसी को क्या कहते हैं, तो वॉइस बॉक्स, क्या कहते हैं, आवाज का डिब्बा। वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं, लैरिंग्स को ही कहते हैं। पक्षियों में अगर मैं बर्ड्स की बात करूं, पक्षियों में लैरिंग्स का काम करता है सैरिंग्स। क्वेश्चन आया हुआ है कि पक्षियों में स्वर तंत्र मतलब वॉइस बॉक्स का काम कौन करता है, तो वो करता है सैरिंग्स। उन्होंने लैरिंग्स की जगह पक्षियों में नाम क्या दिया है, सैरिंग्स। क्वेश्चन आया हुआ है कि बर्ड्स में वॉइस बॉक्स का काम कौन करता है, तो सैरिंग्स करता है, और मानव में कौन करता है, तो लैरिंग्स करता है। लैरिंग्स में क्या पाया जाता है, इपिग्लूटिस। अब इपिग्लूटिस के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि इपिग्लूटिस जो है ये मेडुला ओब्लांगाटा, मेडुला मेडुला ओब्लांगाटा, ओब्लांगाटा, मेडुला ओब्लांगाटा जो कि मस्तिष्क का एक हिस्सा है। तो इपिग्लूटिस मेडुला ओब्लांगाटा से कंट्रोल रहता है, मतलब हमारे मस्तिष्क से कंट्रोल होता है इपिग्लूटिस, जो कि केप है। मेडुला ओब्लांगाटा क्या है कि हमारे शरीर में एक आकृति है जो कि शिवलिंग के आकार की है, और उस आकृति का नाम है मेडुला ऑब्लांगेटा। जिस प्रकार से हमारे शिवलिंग को भेदा नहीं जा सकता, जिस प्रकार से शिवलिंग को नहीं भेदा जा सकता, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर का मात्र एक ऐसा अंग है मेडुला ओब्लांगाटा जिसको भेदा नहीं जा सकता। अगर शिवलिंग को हम भेजने की कोशिश करेंगे तो पूरा ध्वंस हो जाएगा, विध्वंस हो जाएगा, मतलब पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार अगर हमारे मस्तिष्क में मेडुला ओब्लांगेटा को भेज दिया जाए तो हमारा फिर जीवित रहना बहुत मुश्किल है। तो मेडुला ओब्लांगाटा शिवलिंग के आकार का एक अंग है हमारे शरीर में, तो वो किसको मैनेज करता है, तो इपिग्लूटिस को करता है। अपन ने 4 चीज़ें देख ली हैं, नासिका छिद्र देख लिया है, नासिका कपाट देख लिया है, फेरिंक्स देख लिया है, लैरिंक्स देख लिया है। अब अपन बात करेंगे ट्रेकिया, जिसको श्वास नली कहते हैं। अब अपन किसकी बात करेंगे, ट्रेकिया की, जिसको श्वास नली कहते हैं, श्वास नली। इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इसको अपन ट्रेकिया कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है कि जो श्वास लैरिंग्स है, लैरिंग्स जैसे कि ये है, तो लैरिंग्स में ही आगे इस टाइप से ट्रेकिया होता है। लैरिंग्स थोड़ा सा और ऊपर बना लेते हैं, ये है लैरिंग्स, तो लैरिंग्स से ही जुड़ा होता है ट्रेकिया। ये इस टाइप से ट्रेकिया जुड़ा होता है लैरिंग्स से। यहाँ से फिर ओसियोफेगस चला जाता है, या आमाशय अलग चीज़ है। यहाँ अपन प्रवेश कर रहे हैं फेफड़ों की ओर, तो इस वाले रास्ते को अपन बंद करते हैं। ये हो गया अपना लैरिंग्स। लैरिंग्स से ही कनेक्ट कौन रहता है, ट्रेकिया। ट्रेकिया के माध्यम से ही सांस कहाँ प्रवेश करती है, फेफड़ों में। क्वेश्चन आया हुआ है कि फेफड़ों में सांस किसके माध्यम से प्रवेश करती है, तो ट्रेकिया के माध्यम से। ये हो गया अपना ट्रेकिया, किससे जुड़ा हुआ है, लैरिंग्स से। लैरिंग्स के नीचे वाले हिस्से को या आगे वाले हिस्से को क्या कहेंगे, ट्रेकिया। ट्रेकिया आगे जाकर 2 भागों में बट जाता है। ट्रेकिया आगे जाकर 2 भागों में बट जाता है, जिनमें दोनों में लंग्स हो जाते हैं। एक इधर वाले में ये वाला लंग्स, इधर वाले में ये वाला लंग्स। तो ट्रेकिया आगे जाकर 2 भागों में बट जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में, क्योंकि 2 लंग्स हैं तो एक ट्रेकिया इधर, एक ट्रेकिया। ये जो 2 भाग हैं इन्हीं को कहते हैं ब्रोंकाई। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। इन दोनों भागों को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई छोटे छोटे भागों में आगे और बट जाता है। ब्रोंकाई आगे जाकर छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है, जिसको ब्रोंकायोलेस कहते हैं। ब्रोंकियोलेस, ब्रोंकियोलेस कहते हैं। ब्रोंकाई जब छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है तो इसी को आगे जाकर ब्रोंकियोलेस कहते हैं। ब्रोंकियोलेस, क्योंकि अपन ने पढ़ा था 6वें नंबर का था ब्रोंकाई और 7वें नंबर का था ब्रोंकियोलेस, तो वो दोनों यहीं पर है, ट्रेकिया के हिस्से। लैरिंग्स के बाद सांस कहाँ आती है, ट्रेकिया में। ट्रेकिया आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाता है, जिनको क्या कहते हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई कहेंगे। ब्रोंकाई को भी आगे जाकर छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है। ब्रोंकाई भी आगे जाकर छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है, जिसको ब्रोंकियोलेस कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकियोलेस।
इन्हीं ब्रोंकियोलेस पर वायु कोष्ठक पाए जाते हैं। इन्हीं ब्रोंकियोलेस पर वायु कोष्ठक, जिनको अपन ने एल्वोली कहा था, वायु कोष्ठक, इन्हीं ब्रोंकियोलेस पर क्या पाया जाता है? वायु कोष्ठक, जिसको अपन ने एल्वियोली कहा था, एल्वोली कहा था। तो वायु कोष्ठक कहाँ होते हैं? तो ब्रोंकियोलेस पर होते हैं। ब्रोंकियोलेस कहाँ पर होते हैं? ब्रोंकाई पे होते हैं। ब्रोंकाई कहाँ होती है? तो ट्रेकिया पे होती है। ट्रेकिया किससे जुड़ा होता है? तो लैरिंक्स से। लैरिंक्स किससे जुड़ा होता है? तो फेरिंक्स से। फेरिंक्स किससे जुड़ा होता है? तो नासिका कपाट से। और नासिका कपाट के आगे क्या होता है? तो नासिका छिद्र होता है। तो आज अपन ने देखा कि नासिका छिद्र क्या होती है, जिसकी संख्या 2 होती है, जिसमें छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं जो धूलकण को रोकने का काम करते हैं। इसके बाद अपन ने नासिका कपाट देखा, जिसमें म्यूकस एक तरल पदार्थ पाया जाता है। इसी में ओल फैक्ट्री लोब होता है, जो सुगंध का एहसास कराता है। इसके बाद अपन ने बात की लैरिंग्स की, सॉरी फेरिंग्स की, जिसको अपन ने ग्रसनी कहा। फेरिंग्स में भोजन तथा वायु दोनों एक साथ जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रास नली के संपर्क में होता है। किसके माध्यम से? तो गैलेट के माध्यम से ग्रास नली से जुड़ता है। फोर्थ अगर अपन बात करें तो अपन ने बात की लैरिंग्स की, जिसको स्वर तंत्र मतलब वॉइस बॉक्स कहते हैं। आवाज कहाँ से निकलती है? तो लैरिंग्स से निकलती है, जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। पक्षियों में क्या होता है? तो पक्षियों में होता है सेरिंग्स। लैरिंग्स की जगह क्या होता है? सेरिंग्स होता है। इसी में होता है इपीग्लोटिस, एक ढक्कन, एक कैप होती है, जो कि अपन हिचकी आती है या फिर भोजन जब लेते हैं तो बंद हो जाती है, ताकि फेफड़ों में भोजन प्रवेश ना करे। तो इपीग्लोटिस कहाँ पाया जाता है? तो लैरिंग्स में पाया जाता है। इपीग्लोटिस को मैनेज कौन करता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, जो कि मस्तिष्क का एक हिस्सा है। यहाँ पर एक शिवलिंग के आकार का होता है। हमारे शरीर में शिवलिंग के आकार की एक आकृति है, जिसे मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं। बिल्कुल पश्चिम मस्तिष्क, पीछे वाले मस्तिष्क में होता है। फिफ्थ की अगर अपन बात करें तो श्वास नली, जिसको इंग्लिश में अपन ने ट्रेकिया कहा है। तो लैरिंग्स के बाद ट्रेकिया आता है। इसी के माध्यम से वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। ट्रेकिया आगे जाकर 2 भागों में बढ़ जाता है, जिनको ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई में छोटे छोटे भाग और हो जाते हैं, जिनको ब्रोंकियोलेस कहते हैं। ब्रोंकियोलेस पर ही एक इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसे वायु कोष्ठक या एल्वेली कहते हैं। वायु कोष्ठक या एल्वेली कहते हैं। एल्वेलियों में ही, वायु कोष्ठक एल्वेली में ही गैसों का आदान प्रदान होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पर होती हैं? तो एल्वेली में होती हैं, वायु कोष्ठक में होती हैं। मतलब ऑक्सीजन जो है वो वहीं पे छोड़ देगा और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वापस से अपने मार्ग में चला जाता है। तो गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो वायु कोष्ठक में होता है। इससे आगे जब अपन वो पढ़ेंगे कि कोशिका के अंदर श्वसन कैसा होता है, तब अपन देखेंगे कि गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है। तो यहाँ आपको सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखनी है कि आज अपन ने वायु कोष्ठक तक का जो मार्ग है श्वसन का, वो कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो अपन को याद रखनी है। जैसे मैं अगर बात करूँ वेंटिलेटर की, इसकी वेंटिलेटर, वेंटिलेटर जो कि आईसीयू में मतलब हॉस्पिटल में काम आता है। वेंटिलेटर, वेंटिलेटर होता क्या है कि जब श्वास लेने में अपन को किसी प्रकार की समस्या आती है, जब रेस्पिरेटरी या फिर रेस्पिरेशन लेने में किसी प्रकार की समस्या आती है, तो आईसीयू में क्या होता है? वेंटिलेटर होता है। वेंटिलेटर में ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण होता है। ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण होता है। किसमें? वेंटिलेटर में। क्वेश्चन आया हुआ है कि जो आईसीयू में वेंटिलेटर प्रयोग किया जाता है उसमें कौन कौन सी गैस होती हैं? तो उसमें ऑक्सीजन होता है और क्या होती है? हीलियम, क्योंकि ऑक्सीजन से भी हल्की कौन सी है? हीलियम है। तो वेंटिलेटर में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन और हीलियम। सेकेंड अगर मैं बात करूं कि अधिक गहराई में जाने वाले गोताखोर, जो समुद्री में गोताखोर जाते हैं, वो अपने साथ सिलेंडर में क्या ले जाते हैं? तो वो भी ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को ले जाते हैं। ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को ले जाते हैं। कौन? जो अधिक गहराई में गोताखोर जाते हैं। अधिक गहराई में जाने वाले गोताखोर अपने सिलेंडर में क्या ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन प्लस हीलियम का मिश्रण। थर्ड अगर मैं बात करूं, कम गहराई में जाने वाले गोताखोर, जो कम गहराई में जाते हैं, वो ले जाते हैं ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन अपने वायुमंडल में लगभग 78% प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जो कम गहराई में गोताखोर जाते हैं उनका नाइट्रोजन गैस से ही काम चल जाता है। परंतु जो अधिक गहराई में जाते हैं, ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है उनके सिलेंडर में। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण किस में होगा? जो कम गहराई में जाते हैं। तो इस प्रकार से 3-4 क्वेश्चन है कि वेंटिलेटर की अगर अपन बात करें तो ऑक्सीजन, हीलियम, और कम गहराई, ज़्यादा गहराई के गोताखोरों की बात करें तो ऑक्सीजन और हीलियम, कम गहराई के गोताखोरों की बात करें तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो आज अपन ने
वायु कोष्ठक एल्वोली तक जो रेस्पिरेशन का मार्ग है गैस का, वो अपन ने देख लिया है। इससे आगे का अपन कल देखेंगे कि कोशिका के अंदर किस प्रकार से श्वसन होता है, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है। वहीं पर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। जो अपन ने देखा था ऑक्सीजन 21% जाती है परंतु निकलते समय 17% हो जाती है। तो वो कैसे हो जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% अपन लेते हैं, परंतु जब बाहर आती है तो लगभग 4% बाहर निकलती है। तो वो क्यों निकलती है? कल अपन इस वाले टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।